हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। एंड इस सीरीज में आज मेरा 38th लेक्चर वीडियो है। 37 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज मेरा 38वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज हम क्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस का, इसमें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ कि सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है। एंड देयर आर टू अप्रोचेस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, कि अगर आपको सिक्योरिटी एनालिसिस करना है, ठीक है, तो इसके दो अप्रोचेस है। पहला क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा क्या है टेक्निकल एनालिसिस। एंड फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो उसमें तीन एनालिसिस आपको करने होते हैं। सबसे पहला क्या है, उस कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको स्टडी करना होता है, जिसमें हम बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उनकी स्टडी करते हैं, जैसे GDP, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इन्फ्लेशन, और भी बहुत सारे फैक्टर थे उनकी स्टडी करते हैं। एंड ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक एनालिसिस, ये मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ाया है डिटेल में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इंडस्ट्री एनालिसिस। तो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, इकोनॉमी के अंदर आता है इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंडस्ट्री के अंदर फिर आता है कंपनी। तो ऐसे करके हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो इकोनॉमी एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था, आज हम इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी एनालिसिस। तो चलिए फिर समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है। देखिए नाम क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस मतलब इवैल्यूएट करना, एसेस करना, एनालाइज करना सिक्योरिटीज को, ठीक है, स्टॉक को, सिक्योरिटीज को एनालाइज करना, ताकि ये देख सके कि वेदर दैट सिक्योरिटी हैज द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और नॉट, यानी उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है कि नहीं है, मतलब हमें उस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हम कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या करना चाहिए, हमें सिक्योरिटी एनालिसिस करना चाहिए, ठीक। एंड सिक्योरिटी एनालिसिस कैसे करेंगे, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड फंडामेंटल इस समय हम पढ़ रहे हैं, एंड ये है इकोनॉमिक एनालिसिस। ये मैं कहूंगी ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये स्लाइड मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, पिछले वीडियो में, वहां पे मैंने बताया था इकोनॉमिक एनालिसिस में ये सारे फैक्टर को हम एनालाइज करते हैं, किसी भी इकोनॉमी के, इन्फ्लेशन, सेविंग इन्वेस्टमेंट, GDP, इंटरेस्ट रेट, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टैक्स स्ट्रक्चर, मानसून, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक फैक्टर। तो ये टोटल 10 फैक्टर्स है जिनको हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं है, फेवरेबल है कि नहीं है, ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस करके। उसके बाद आता है, तो सपोज करिए हमने इकोनॉमिक एनालिसिस किया, इंडिया का इकोनॉमिक एनालिसिस किया, ठीक है, हमने इन्फ्लेशन की, सेविंग इन्वेस्टमेंट, GDP, इंटरेस्ट रेट, बजट, सब कुछ एनालाइज किया, और हमने पाया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत फेवरेबल है, और एक्चुअली में भी इंडिया की इकोनॉमी बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमने ये देखा। तो अब सवाल ये आता है कि अब हम किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, बट कंपनी से पहले क्या आता है, इंडस्ट्री। हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वही होता है इंडस्ट्री एनालिसिस। एंड इंडस्ट्री एनालिसिस में ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनको एनालाइज किया जाता है। तो यही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इंडस्ट्री एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्री एनालिसिस समझने से पहले, सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि इंडस्ट्री होती क्या है। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कंपनी और इंडस्ट्री में। तो देखिए कंपनी अलग चीज है, इंडस्ट्री अलग है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ कंपनी होती है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी, ठीक है। एक इंडस्ट्री में कई कंपनीज होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, पहले तो बता देती हूँ इंडस्ट्री होता क्या है। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना रही हूँ या सिमिलर टाइप की सर्विसेज प्रोड्यूस कर, सिमिलर टाइप की सर्विस रेंडर कर रही हूँ, तो उनको कहा जाता है इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री, तो ये क्या है, पूरी एक इंडस्ट्री है बैंकिंग इंडस्ट्री। अब इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, आपका HDFC बैंक है, PNB बैंक है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बहुत सारे बैंक है, ठीक है। तो ये पूरी क्या बनती है, ये है बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी। इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ कंपनी है जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाती है
या कह लीजिए सिमिलर टाइप की सर्विसेज रेंडर करती है, तो उन्हें कहते हैं इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वुड एंड वुड प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये सब क्या हो गया? इंडस्ट्री। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें बहुत सारी कंपनीज है ना, मारुति सुजुकी है, आपका टाटा मोटर्स है, और भी बहुत सारी ऑटोमोबाइल की कंपनी है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर ऑटोमोबाइल की बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया इंडस्ट्री एंड कंपनी। तो सेकंड स्टेज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का जो सेकंड स्टेज है, हमने इकोनॉमी को तो एनालाइज कर लिया और देख लिया इंडिया की इकोनॉमी बहुत फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये तो हो गया। बट किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये अब हम डिसाइड करेंगे। और उसके लिए वी विल कंसीडर वेरियस फैक्टर्स, जिनमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हमें कौन सी इंडस्ट्री चूज करनी चाहिए। बट उससे पहले थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं कि इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन अगर हम बिजनेस साइकिल के बेसिस पे करें, इंडस्ट्रीज को वैसे तो हम क्लासिफाई, बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के, बट अगर हम बिजनेस साइकिल के बेसिस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करें तो इंडस्ट्री चार टाइप की होती है। एक होती है ग्रोथ इंडस्ट्री, एक होती है साइक्लिकल इंडस्ट्री, एक होती है डिफेंसिव इंडस्ट्री, और एक होती है साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस साइकिल के बेसिस पे डिवाइड करें तो ये चार टाइप की इंडस्ट्री होती है। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है। देखो, ग्रोथ इंडस्ट्री, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि यहाँ पे क्या होती है, हाई रेट ऑफ अर्निंग है। ठीक है, ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। भले ही बिजनेस साइकिल, ठीक है, ये जो हमारी बिजनेस साइकिल है वो भले ही डाउनफॉल में है या बूम पीरियड पे है या डाउनफॉल में है, बट ग्रोथ इंडस्ट्री ऑलवेज ग्रो, इसकी अर्निंग हमेशा बढ़ती है। तो दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्री। दूसरी क्या है, साइक्लिकल इंडस्ट्री। तो साइक्लिकल इंडस्ट्री जो है, इसकी कह लीजिए ग्रोथ एंड इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये मूव करती है अलोंग द बिजनेस साइकिल। देखिए नाम क्या है, साइक्लिकल इंडस्ट्री। साइक्लिकल इंडस्ट्री मतलब जिसकी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है। अगर इकोनॉमी बूम पर है तो ये वाली इंडस्ट्री, साइक्लिकल इंडस्ट्री, खूब बढ़िया फ्लरिश करेगी। लेकिन अगर इकोनॉमी डाउन चल रही है तो ये इंडस्ट्री सफर करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो व्हाइट गुड इंडस्ट्री होती है, व्हाइट गुड इंडस्ट्री। व्हाइट गुड इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हैं, ये जो फ्रिज हुआ, टेलीविजन हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, किचन अप्लायंसेस हुए, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, लोगों के पास खूब पैसा होता है तो खूब इसकी बाइंग होती है। ठीक है, ये कंपनी खूब फ्लरिश कर रही होती है। लेकिन जब थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, डाउनफॉल होता है, तो ये कंपनी सफर करती हैं। ठीक, अगला क्या है, डिफेंसिव इंडस्ट्री। अगला क्या है, डिफेंसिव इंडस्ट्री। तो नाम से ही समझ में आ रहा है डिफेंसिव, यानी ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं विच डिफाइज द मूवमेंट ऑफ बिजनेस साइकिल। ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो इग्नोर करती हैं बिजनेस साइकिल को। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज पे बिजनेस साइकिल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए फूड इंडस्ट्री, जो बेसिक फूड इंडस्ट्री है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, तो मार्केट चाहे बहुत हाई पे रहे, चाहे थोड़ा सा डिप्रेशन डाउन में रहे, जो बेसिक नीड है वो तो इंसान अपनी फुलफिल करेगा ही, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, मकान बाद में, रोटी कपड़ा सबसे पहले जरूरी है। मकान तो रेंट पे भी रह लेगा, रोटी कपड़ा सबसे पहले जरूरी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटी की। ठीक, तो डिफेंसिव इंडस्ट्री में यही आती है, फूड इंडस्ट्री आती है, एंड आपका फूड इंडस्ट्री और आपका ये क्लोथिंग इंडस्ट्री। क्लोथिंग तो कह लीजिए बेसिक क्लोथ की हम बात करें तो वो डिफेंसिव में आता है। बट ये जो लग्जरी क्लोथ्स है, ठीक है, फैशनेबल क्लोथ्स है, वो इसमें नहीं आते हैं। तो बेसिक फूड इंडस्ट्री जो है डिफेंसिव इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि ये इस पर बिजनेस साइकिल का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मार्केट चाहे ऊपर रहे चाहे डाउन में रहे, ये इंडस्ट्री पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एंड चौथी जो इंडस्ट्री है, दैट इज साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री। देखिए नाम क्या है, साइक्लिकल ग्रोथ, यानी ये एक नई टाइप की इंडस्ट्री है जो साइक्लिकल भी है। ठीक है, यानी बिजनेस साइकिल का इस पे इंपैक्ट भी पड़ता है, प्लस एट द सेम टाइम ये ग्रो करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक स्टैग्नेशन का पीरियड भी एक्सपीरियंस करती है, यानी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे जाके स्टैग्नेट भी हो जाती है, डिक्लाइन भी होती है। लेकिन फिर से वो कोई इनोवेशन करे वो अपने जो कार के मॉडल में, फिर से अगर कुछ इनोवेशन करे तो फिर से वो ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है साइक्लिकल एंड ग्रोथ इंडस्ट्री का। तो अगर बिजनेस साइकिल के बेसिस पे डिवाइड करें तो इंडस्ट्री ये चार टाइप की होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हम कंसीडर करेंगे अगर हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करना है।
ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस हमने कर लिया। अब मुझे इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, ये डिसाइड करना है कि मैं किस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करूं, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर मैं एनालाइज करूंगी। तो ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं एनालाइज करूंगी। ठीक है, पहला क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन, सॉर्ट एनालिसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये 7 टाइप के फैक्टर्स हैं जो मैं कंसीडर करूंगी जब मैं इंडस्ट्री एनालिसिस करूंगी। ठीक है, एंड अब इन फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो फैक्टर हम स्टडी करेंगे जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे वो कौन सा फैक्टर है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट किस टाइप का होगा। प्रोडक्ट किस टाइप का है, मतलब जिस इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने का देख रहे हैं या कुछ इंडस्ट्रीज अगर हमने शॉर्टलिस्ट की है तो वो किस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है उस इंडस्ट्री का। ठीक है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है वो इंडस्ट्री, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है या वो इंडस्ट्रियल गुड्स है। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स यानी जो कंज्यूमर्स, जो कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर, जैसे क्लोथिंग वगैरह हुआ या कोई भी फैशन की चीजें हुई। ठीक है, कस्टमर अगर उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स में आएगा। ठीक है, एंड ऐसे गुड जो होता है अगर कस्टमर की वो प्रेफरेंस टेस्ट अगर चेंज हो गया तो इन गुड्स की जो डिमांड है मार्केट में चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी, आपकी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब क्या होता है, वो गुड्स, ध्यान से समझिएगा, इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है, वो गुड्स विच इज कंज्यूम बाय अदर इंडस्ट्री। ठीक है, वो गुड जो एक दूसरी इंडस्ट्री कंज्यूम कर रही हो। जैसे एग्जांपल के लिए, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री क्या कर रही है, सीमेंट बना रही है। या जो आयरन रॉड, ये जो लोहे की छड़ें आती हैं, आयरन रॉड इंडस्ट्री है, ये क्या है, आयरन रॉड्स बना रही है। अब बताइए, सीमेंट इंडस्ट्री तभी फ्लरिश करेगी ना जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, क्योंकि सीमेंट जो इंडस्ट्रियल गुड है वो कहाँ यूज हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है ना। अगर मकान ही नहीं बनेंगे, बिल्डिंग नहीं बनेगी, मॉल नहीं बनेंगे, ब्रिज डैम ये सब नहीं बनेंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ भी नहीं होगी। वहीं पर तो आयरन रॉड वगैरह यूज होता है। ठीक है, तो जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो कंज्यूमर गुड बना रही है क्या इंडस्ट्रियल गुड बना रही है। अगर कंज्यूमर गुड बना रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की डिमांड कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम जानते हैं पहले इंक पेन, हम लोग अपने बचपन में इंक पेन यूज करते थे, लेकिन जेल पेन आ गई तो इंक पेन मार्केट से गायब हो गई। ठीक है, उसकी डिमांड कम हो गई। और अगर आप जिस इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं अगर वो इंडस्ट्रियल गुड्स बना रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्रियल गुड्स किस इंडस्ट्री में कंज्यूम हो रहे हैं उस इंडस्ट्री की भी डिमांड आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंज्यूम हो रहा है, तो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हेल्थ को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसी है, वो ग्रो कर रही है कि नहीं। क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली सीमेंट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो हम इंडस्ट्री एनालिसिस में सबसे पहले क्या करते हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। दूसरा जो है ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं उसकी ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है उस इंडस्ट्री की इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कैसी है, जैसे आईटी इंडस्ट्री या बैंकिंग इंडस्ट्री, इसकी ग्रोथ कैसी है प्लस इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उसको एनालाइज करेंगे, हिस्टोरिकल जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे। एंड पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर है इंडस्ट्री एनालिसिस में जिसको हम देखेंगे, दैट इज ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। तीसरा जो फैक्टर है इंडस्ट्री एनालिसिस में जो हम देखते हैं वो क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए एक जो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसमें जो कॉस्ट होती है, वैसे तो कई टाइप की कॉस्ट होती है, मोटा मोटा हम इन कॉस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग जब मैंने पढ़ाया तो डिटेल में मैंने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात की है। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच रिमेन फिक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। यानी आप चाहे 10 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 20 यूनिट का करें, 30 यूनिट का करें, 50 यूनिट का करें या 0 यूनिट का करें, ठीक है, वो कॉस्ट जो फिक्स रहती है। जैसे फैक्ट्री का रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का खर्चा, अगर इसका कुछ रेंट जा रहा है, इंश्योरेंस है, तो ये खर्चा फिक्स रहेगा ना,
चाहे आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करिए चाहे 20 यूनिट का करिए, तो वो होती है फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, उतने ज्यादा आपको लेबर लगेंगे। ठीक है, तो ये कॉस्ट दो तरीके की होती है। तो जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं ना, तो उस इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर का एनालिसिस भी करते हैं। मतलब उसकी कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का क्या प्रोपोर्शन है एंड वेरिएबल कॉस्ट का क्या प्रोपोर्शन है, इसको भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट डालता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट डालता है। कैसे? देखिए, अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पे फिक्स कॉस्ट का पोर्शन बहुत हाई है, जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री, जैसे बॉम्बे हाई हुआ, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री जो है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगानी पड़ती है, समुद्र में अंदर डिगिंग होती है और वहां से ऑयल एंड नेचुरल गैस निकाला जा रहा है, तो कितना खर्चा है। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पे भी क्या है, खदानें हैं, वहां पे खुदाई हो रही है, बड़ी बड़ी मशीनरीज लग रही हैं, तो वहां पे भी बहुत खर्चा है। तो इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का पोर्शन क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो ऐसी इंडस्ट्री में क्या है कि अगर सपोज करिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो भी फिक्स कॉस्ट का पोर्शन तो जाएगा ही ना। तो ऐसी इंडस्ट्रीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो इसलिए ना ऐसी टाइप की इंडस्ट्री जहां पे फिक्स कॉस्ट का पोर्शन बहुत हाई होता है ना, वो थोड़ा सा लोग उसे अवॉइड करते हैं, इन्वेस्टर्स उसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है। वहां पर बहुत हाई, अगर कोई कंपनी है जिसका फिक्स कॉस्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को बहुत हाई सेल्स वॉल्यूम रखना होता है, तभी वो कह लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट पे पहुंच पाती है। ठीक है, तो जब भी आप इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, आप कंपनी का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है कि उसमें कितना फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है एंड कितना वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है, ये भी प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, क्योंकि इससे आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी नहीं इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फैक्टर। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्टर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये मेरा है फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड ये मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख, मतलब अप्रैल 2024 तक, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी, ये अभी तक है अप्रैल 2024 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, हम सही वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि ये लेक्चर आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल था कि नहीं था। एंड अगर आपको नोट चाहिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस में अगला जो फैक्टर है जिसे हम एनालाइज करेंगे, वो क्या है? तो वो है नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन। हम जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन का लेवल क्या है, ये भी एनालाइज किया जाता है। अगर उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स है, ठीक है, मेनी फर्म्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी फर्म अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, कंपटीशन बहुत हाई है। अगर मैं कोई ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रही हूँ, ठीक है, जहां पे बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, तो यानी वहां पे क्या है, कंपटीशन बहुत हाई है। और अगर कंपटीशन बहुत हाई है, तो इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइस को कम रखना पड़ेगा, तभी वो कंपनीज सर्वाइव कर पाएंगी। ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टर को एनालाइज करना होता है कि हम जिस इंडस्ट्री के लिए देख रहे हैं वहां पे कंपटीशन क्या है, एंड प्लस वहां पे जो कंपनीज हैं, उस इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में मैं अगर एसबीआई के लिए देख रही हूं, तो एसबीआई का मार्केट शेयर क्या है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टर एनालाइज करता है कि मार्केट शेयर क्या है पर्टिकुलर कंपनी प्रोडक्ट, यानी पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, और उसको टॉप 5 जो कंपनीज हैं उनके मार्केट शेयर से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस में, नेचर ऑफ कंपटीशन को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके का कंपटीशन है। कंपटीशन कम है तो क्या हुआ, अगर आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री सोच रहे हैं जहां पे कंपटीशन कम है, यानी बहुत कम इंडस्ट्रीज है, तो ये बहुत कम कंपनीज हैं, इस इंडस्ट्री में कंपनी है ना, बहुत कम कंपनीज है, तब तो आप देख सकते हैं, तब तो अच्छी बात है, कम कंपनीज है, यानी थोड़ा सा मोनोपोली, एकदम मोनोपोली तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी हर कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर होगा मार्केट में। ठीक है, तो ये भी एनालाइज किया जाता है नेचर ऑफ कंपटीशन।
अगला जो फैक्टर जो एनालाइज किया जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस में वो है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है टुवर्ड दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग अलग होती है अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग होगी, शुगर इंडस्ट्री की तरफ अलग है, फर्टिलाइजर की तरफ अलग है, केमिकल की तरफ अलग है, बैंकिंग की तरफ अलग है। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, ठीक है, वो डिफरेंट इंडस्ट्री की तरफ डिफरेंट पॉलिसी है, ठीक। बट हम जिस इंडस्ट्री के लिए सोच रहे हैं, उस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने क्या कोई टैक्स सब्सिडी दी है या कोई टैक्स हॉलीडे दिया है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अधिकतर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको टैक्स हॉलीडे या टैक्स सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये अच्छी बात है, इससे कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है रिगार्डिंग द साइज ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है साइज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कंपनीज पे रेगुलेशन लगता है कि वो इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्लस अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो भी गवर्नमेंट एक रेंज तय करती है, उसी रेंज में उन्हें रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए शुगर इंडस्ट्री हुआ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हुआ, इसमें गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कह लीजिए मतलब वो इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, मतलब हस्तक्षेप इन इंडस्ट्रीज में थोड़ा ज्यादा है। गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी बनाती है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। सोचिए, फार्मास्यूटिकल दवा बनाती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया जाए तो वो अपने मनमाने रेट पे प्रोडक्ट को बेचेंगे, ठीक है, प्लस जो गाइडलाइन है वो नहीं फॉलो करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इन सेक्टर्स की तरफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाती है। तो जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तरफ, उसको भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। एंड अगला जो फैक्टर है जो हम एनालाइज करते हैं दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे बैंकिंग है या सीमेंट इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए ना टाइम टू टाइम कुछ नया कुछ इनोवेटिव करने की जरूरत है, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। और इनोवेटिव कब होगा, जब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा, ठीक है। तो हम जब इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में R&D का कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कि पुराने उसी ट्रेंड से जो पहले चला आ रहा था उसी ट्रेंड पे काम चल रहा है, वैसे ही प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में आ रहे हैं जैसे 10 साल पहले आ रहे थे उस इंडस्ट्री के। तो R&D को भी एनालाइज किया जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री एनालिसिस में हम काम करते हैं वो क्या है, सॉट एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, अगला जो फैक्टर जिसे एनालाइज करते हैं दैट इज सॉट एनालिसिस। तो सॉट एनालिसिस हम जानते हैं, सॉट मतलब क्या होता है, एस से स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो बेसिकली किसी इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है उस इंडस्ट्रीज में, एंड थ्रेट क्या है, इसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है सॉट एनालिसिस में। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है कि उसकी जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन इसकी वीकनेस क्या हो सकती है, शायद वीकनेस ये हो सकती है कि इस इंडस्ट्री ने बहुत कम मार्केट कवर किया हुआ है, ये शायद इसकी वीकनेस हो सकती है। इसकी थ्रेट क्या हो सकती है, थ्रेट ये हो सकती है कि बहुत सारे मार्केट में प्लेयर्स हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस प्लेयर इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो ये थ्रेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि इनका R&D डिपार्टमेंट जो है बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये क्या है, सॉर्ट। तो हम जिस भी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं, हम उसका क्या करना चाहिए, हमें हमें उसका सॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए देख रही हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, और मुझे इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, तो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या करूंगी, सॉर्ट एनालिसिस करूंगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स किए जाते हैं, ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस में, ठीक है, समझ में आया। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें ये सब फैक्टर एनालाइज किया जाता है। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने देखा इंडस्ट्री एनालिसिस, जिसमें ये सारे फैक्टर डिटेल में एनालाइज किए जाते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री फेवरेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। क्या वो बैंकिंग इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंपनी एनालिसिस, एंड कंपनी एनालिसिस में ये सारे फैक्टर एनालाइज किए जाते हैं डिटेल में, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।